प्लेटो के राजनीतिक विज्ञान की श्रृंखला में आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह राजनीतिक विचारों की श्रृंखला एमए के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनका एक पेपर राजनीतिक विचारक है, और बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी राजनीतिक विचारक विषय आता है। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत उसके द्वारा पूर्व में दिए गए आदर्श राज्य की योजना का एक भाग है, और उसी की एक कड़ी में हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण प्लेटो ये मानता है रिपब्लिक के अंतर्गत कि साम्यवादी व्यवस्था हो सकती है। प्लेटो जब अपनी न्याय व्यवस्था की बात करता है तो न्याय व्यवस्था में वह राज्य को 3 वर्गों में बांट देता है। जितने भी व्यक्ति हैं वो 3 वर्गों में होंगे। एक उत्पादक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा और एक शासक वर्ग होगा। अब ये तीनों वर्ग अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, यही न्याय का सिद्धांत है प्लेटो के अनुसार। अब प्रत्येक व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा, उसका चयन कैसे होगा, इसके लिए वो शिक्षा का सिद्धांत देता है। प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद में सैनिक शिक्षा, उसके बाद में उच्च शिक्षा, और उसके थ्रू सैन्य वर्ग का निर्माण, और फिर दार्शनिक शासकों का निर्माण की एक लंबी शिक्षा की प्रक्रिया वो देता है। परंतु शिक्षा व्यवस्था देने के पश्चात भी प्लेटो के दिमाग में यह बात रह जाती है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब शिक्षित व्यक्ति या दार्शनिक शासक या सैनिक जब भौतिक जगत की परिस्थितियों का मुकाबला करेगा तो हो सकता है कि वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। इसलिए वह साम्यवाद का सिद्धांत देता है, ताकि भौतिक जगत में जाने के पश्चात एक दार्शनिक शासक या सैनिक अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। प्लेटो के अनुसार भौतिक परिस्थितियां या सामाजिक स्थितियां ऐसी होती हैं जो मानव मन को निरंतर प्रभावित करती रहती है। इंद्रिय सुख की कामना, तृष्णाएं, लालसा व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए बाध्य कर देती हैं, चाहे वो कितना प्रशिक्षित क्यों ना हो। हालांकि प्लेटो का ये मानना उसकी खुद की शिक्षा व्यवस्था पर भी कई बार प्रश्न उठा देता है, परंतु प्लेटो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। मानव मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कई बार कितना ही प्रशिक्षित और दृढ़ क्यों न हो, गलत निर्णय ले लेता है। अतः प्लेटो के लिए आवश्यक जान पड़ता है कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृष्णाओं का गुलाम न हो, उनके अधीन न हो, और वह अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलता रहे। इसीलिए वह संपत्ति और परिवार का साम्यवाद का सिद्धांत देता है। यह सिद्धांत प्लेटो का मौलिक सिद्धांत पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्लेटो से पूर्व भी कई विचारक हुए जिन्होंने इस तरह की परिकल्पनाएं और विचार प्रदान किए, जिसमें साम्यवाद चाहे वो पत्नियों का हो, चाहे संपत्ति का हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। प्लेटो ने वस्तुतः यूनान में प्रचलित विभिन्न व्यवस्था का अध्ययन किया, और उसके पश्चात उनके आधार पर उसने अपने साम्यवादी सिद्धांत का निर्माण किया। तत्कालीन यूनान के कई राज्यों में और यूरोप के कई नगर राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं थी जो साम्यवादी साम्यवाद से मिलती जुलती थी, जिसका प्लेटो सिद्धांत के रूप में निर्माण करता है। क्रीट एक उदाहरण है जहाँ पे सामूहिक खेती होती थी। इसी प्रकार स्पार्टा में सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था थी। वहाँ सामूहिक भोजनालयों में भोजन सामग्री की प्राप्ति विभिन्न खेतों से होती थी, जो विभिन्न नागरिकों के खेत थे उससे होती थी। जहाँ पे उनके दास कृषि करते थे, उसका एक भाग सामूहिक भोजनालय को पहुँचा देते थे। इसी प्रकार नारी साम्यवाद के संबंध में भी यूरोपाइट के विचार थे उस समय, जिसने प्लेटो को प्रभावित किया।
पाइथागोरस ने भी ये कहा था कि मित्रों की संपत्ति भी सबका समान अधिकार है। यूरिपाइड ये मानता था कि नारियों को विशेष स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी काबिलियत भी पुरुषों के समान ही है। इस तरह के विचारों से प्रभावित होकर प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का निर्माण किया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्लेटो का जो सिद्धांत था वह मूलतः वर्तमान साम्यवादी व्यवस्था से तो भिन्न था ही, वह प्रत्येक वर्ग के लिए नहीं था। वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए था। संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग को वह इस साम्यवाद के सिद्धांत से इस साम्यवाद के सिद्धांत में वो उसको सम्मिलित नहीं करता है। प्लेटो का बेसिकली ये मानना था कि संरक्षक वर्ग पे एक बहुत बड़ा दायित्व है और संरक्षक वर्ग ऐसा होना चाहिए जो सदैव त्याग, बलिदान, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी की तरफ हमेशा अग्रसर रहे और इन मानवीय मूल्यों और सद्गुणों से कभी विमुख न हो। उसके अनुसार दो ऐसी चीजें हैं, संपत्ति और परिवार, जो व्यक्ति को इस कर्तव्य से विमुख कर सकती है। अतः इस व्यवस्था को या इस मानवीय समाज की इस कमी को दूर करने के लिए वह साम्यवाद के दो सिद्धांत देता है, स्त्रियों का साम्यवाद या और संपत्ति का साम्यवाद। हम पहले संपत्ति का साम्यवाद लेते हैं। संपत्ति के साम्यवाद से तात्पर्य है कि संरक्षक वर्ग में चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे वह शासक वर्ग हो, कोई भी संपत्ति नहीं रखेगा और उसका संचयन नहीं करेगा। न ही उन्हें अपने लिए घर निर्माण की अनुमति होगी। वह राज्य द्वारा प्रदत्त आवासों में रहेंगे, सामूहिक भोजनालय में भोजन करेंगे। उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी। इसी कड़ी में तत्कालीन समय में प्रचलित कई ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनको प्लेटो ने अपनाया। प्लेटो उत्पादक वर्ग को भी पूर्ण रूप से अलग नहीं करता या पूर्ण छूट नहीं देता। वह उत्पादक वर्ग के जो भी व्यवसाय हैं, उद्योग धंधे हैं, उन व्यापार से संबंधित जो क्रियाएं हैं, उन पे भी राज्य के नियंत्रण की व्यवस्था करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अत्यधिक संपत्ति अगर व्यापारी वर्ग के पास भी आ जाती है तो आर्थिक विषमताएं राज्य में उत्पन्न होगी और वर्ग विभेद बढ़ेंगे और राज्य की एकता को नुकसान होगा। अतः उत्पादक वर्ग को भी संपत्ति, नियंत्रित संपत्ति रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये प्लेटो का मानना था। अब संपत्ति का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से कुछ हद तक सही है, परंतु हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संपत्ति से वंचित कर दिए जाने से समाज या राज्य का विकास हो जाएगा या फिर शासक पूर्णतः ईमानदार हो जाएंगे, ऐसा संभव हो यह सही नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिनकी लालसा व्यक्ति को रह जाती है। जैसे कि पद की लालसा होगी, यह सम्मान की लालसा होगी, व्यक्ति उसके लिए भी कई कार्य कर देता है चाहे संपत्ति की आकांक्षा ना हो। इसके अलावा संपत्ति का कार्य कई परोपकार के कार्यों में किया जाता है। कई व्यक्ति हैं जो धनाढ्य हैं, कुलीन हैं, वो अपनी संपत्ति का उपयोग समाज सेवा के लिए भी करते हैं। तो प्लेटो केवल नकारात्मक पक्ष को देखता है, संपत्ति के सकारात्मक पक्ष को नहीं देखता। और दूसरा, संपत्ति व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होती है। कई व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे उनके अधिक से अधिक संपत्ति ग्रहण करने की भावनाएं होती है। अतः प्लेटो का संपत्ति का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू करना सही
व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव नहीं प्रतीत होता है। दूसरा उसने जो सिद्धांत दिया वो स्त्रियों के साम्यवाद का है। अब इस सिद्धांत को लागू करने के कई कारण हैं। प्रथम दृष्टया प्लेटो ये मानता है कि स्त्रियों की योग्यता भी पुरुषों के समान है, और उसने एथेंस का वातावरण देखा, यूनान में कई नगराज्यों का वातावरण देखा, तो उसने पाया कि स्त्रियों का निरंतर शोषण हो रहा है, उनको घर की 4 दीवारी तक क्षमता दिया गया है, जबकि उनकी काबिलियत पुरुषों की काबिलियत के बराबर है और कई मायनों में उनसे ज़्यादा भी है। तो स्त्रियों की इस जो कि आबादी का आधा भाग है, उनका प्रयोग राज्य की क्षमताओं के विकास में होना चाहिए। तो प्लेटो के सिद्धांत का एक उद्देश्य ये भी रहा स्त्री साम्यवाद का कि स्त्रियों को राज्य के विकास में या उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको कार्य करने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे राज्य का भी विकास होगा और स्त्रियों को भी मानव होने के नाते वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे पुरुषों को या जो दूसरे पुरुषों को मिली हुई है। इसके अलावा स्त्री साम्यवाद की अवधारणा का एक कारण यह भी है कि श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो ये मानता है कि अगर राज्य को श्रेष्ठ होना है तो उसकी जो अगली पीढ़ियाँ हैं वो श्रेष्ठ, और वो पीढ़ियाँ तभी होगी जब श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्रियाँ विवाह करें और अच्छी संतान उत्पन्न करें। अब उसके लिए संतति उत्पन्न करने का समय भी वो देता है कि पुरुषों के लिए ये 25 से लेकर 55 तक का है और स्त्रियों के लिए 20 से 40 तक का है। इस काल में अगर वो संतान की उत्पत्ति करें और श्रेष्ठ समय में करें, श्रेष्ठ शुभ मुहूर्तों में करें तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी और उससे श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक प्रमुख कारण ये भी है कि संपत्ति के संचय की भावना अगर व्यक्ति में आती है तो उस भावना का प्रमुख कारण होता है परिवार। अगर परिवार की व्यवस्था न हो तो संपत्ति के संचय की भावना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतः इस कारण भी प्लेटो ये कहता है कि परिवार का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था की परिकल्पना करता है जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष पर्टिकुलर समय में मिलेंगे और उसके आधार पर जो संतान की उत्पत्ति होगी उसका फिर विकास बड़े होने के बाद राज्य उन संतानों का विकास करेगा। कुछ हद तक ये व्यवस्था स्पार्टा से प्रेरित रही क्योंकि स्पार्टा में 7 वर्ष की उम्र में संतानों को अपने माता पिता से अलग कर लिया जाता था। इस परिकल्पना में सबसे बड़ी कमी ये आती है कि परिवार एक आधारभूत इकाई, आधारभूत संस्था है, मानव समय से आदिकाल से पता चली आ रही है, और जो चरित्र का विकास माता पिता या परिवार द्वारा व्यक्ति का या बालक का हो सकता है वो विकास अन्य किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः प्लेटो के परिवार सिद्धांत को लागू करना भी व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है और मानव समाज में अभी इस तरह की व्यवस्था प्राप्त हुई हो ऐसा भी हमको देखने को नहीं मिलता। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में भी कई समानताएं बताई जाती है, परंतु उसमें समानताओं से ज़्यादा असमानताएं हैं। और प्रमुख असमानता ये है कि एक पूर्णतः भौतिकता और आर्थिक व्यवस्था जुड़ी अवधारणा है जो कि वर्तमान का साम्यवाद है, और प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक और वैराग्य वाला साम्यवाद है जहाँ पे भौतिक संपत्ति से दूर करना और व्यक्ति को अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख करना उसका उद्देश्य वो होता है। दूसरा, पत्नियों के साम्यवाद के बारे में आधुनिक साम्यवाद समर्थन नहीं करता, वो स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात अवश्य करता है परंतु पत्नियों के साम्यवाद की परिकल्पना आधुनिक साम्यवाद में नहीं है। इसके अलावा प्लेटो जो भी योजना देता है वो राज्य के विकास के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए, उसकी एकता बनाए रखने के लिए है, जबकि आधुनिक साम्यवाद राज्य की अवधारणा को खत्म करना चाहता है। वह राज्य को समाप्त करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जहाँ पे वर्ग विभेद न हो। वर्ग संघर्ष की अवधारणा आधुनिक साम्यवाद की एक प्रमुख अवधारणा रही है और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पे ही साम्यवाद की आगे के सिद्धांत विकसित हुए हैं। उसमें पूंजीवाद और पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की दो परिकल्पनाएं उनमें संघर्ष है। प्लेटो इस तरह की बात नहीं करता।
प्लेटो वर्ग सामंजस्य की बात करता है, वर्गों के बीच सहयोग की बात कर सकता है, जहाँ पे उत्पादक वर्ग अपना उत्पादन करेगा, सैन्य वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और दार्शनिक शासक अपने उसके अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार राज्य का संचालन करेगा। सैन्य वर्ग जैसे कि आधुनिक मार्क्सवाद या साम्यवाद की अवधारणा के अनुसार केवल और केवल राज्य का एक अस्त्र होता है शोषण का, जबकि प्लेटो उसको शोषण का अस्त्र नहीं मानता, उसको संरक्षण और रक्षण का एक आधार मानता है। एक अंतर ये भी है कि एक आर्थिक पे बल देता है, अर्थात आधुनिक साम्यवाद आर्थिक है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है। राजनीतिक इस तरह से जो राजनीति से जुड़े हुआ वर्ग है, चाहे संरक्षक वर्ग में सैन्य वर्ग हो या दार्शनिक शासक, उन दोनों को संपत्ति से अलग कर देता है ताकि वे अपने कर्तव्य से विमुख न हो। तो प्लेटो का साम्यवाद कर्तव्य परायणता का, वैराग्य का, एक आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला साम्यवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिकता युक्त आर्थिक विभाजन का, आर्थिक विभाजन तो हम नहीं कह सकते, पर आर्थिक आधारों पे खड़ा है, जहाँ पे माना जाता है कि आर्थिक आधार ही प्रमुख आधार है, उसके आधार पर अन्य संरचनाओं का निर्माण होता है। तो काफ़ी अंतर है आधुनिक साम्यवाद में और प्लेटो के साम्यवाद में, अतः उनकी परस्पर तुलना करना या उसको उसके अनुरूप मान लेना सही नहीं होगा।